नमस्कार साहित्य के विद्यार्थियों। आज के इस विशेष समीक्षा सत्र में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना बाणभट्ट की आत्मकथा से जुड़े वस्तुनिष्ठ तथ्यों का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रैपिड रिव्यू करने वाले हैं। ये सत्र खासकर उन 60 जरूरी प्रश्नों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम इन 60 परीक्षा तथ्यों को 4 आसान और छोटे मॉड्यूल्स में बांटेंगे। पहला लेखक, दूसरा मुख्य पात्र, तीसरा ऐतिहासिक युग और चौथा इसके साहित्यिक विषय और महत्व। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, जहां हम इस बेहतरीन रचना के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि द्विवेदी जी 20वीं शताब्दी के यानी आधुनिक काल के एक महान साहित्यकार थे। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और बाद में वे शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से काफी गहराई से जुड़े रहे। एक और दिलचस्प बात, वे सिर्फ हिंदी के ही नहीं बल्कि संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। उनकी इसी डबल एक्सपर्टीज ने उन्हें इस उपन्यास को इतनी भावपूर्ण और आलंकारिक शैली में गढ़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। अब आते हैं मॉड्यूल 2 पर, जहां हम इस कहानी के मुख्य पात्र यानी खुद बाणभट्ट की एक कैरेक्टर प्रोफाइल तैयार करेंगे। तो अगर हम बाणभट्ट की पर्सनैलिटी को देखें तो पाएंगे कि चित्रभानु के पुत्र और ब्राह्मण वर्ग से होने के बावजूद उनका स्वभाव उस दौर के बाकी रूढ़िवादी या राज दरबारों तक सीमित रहने वाले विद्वानों से बिल्कुल अलग था। वे एकदम चंचल और घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे। पर हां, वे सिर्फ एक आम घुमक्कड़ नहीं थे। वे संस्कृत के महान विद्वान थे जो हमेशा ज्ञान और सम्मान की तलाश में रहते थे। यही तलाश उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनी। परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी डिटेल यह है कि जब बाणभट्ट सिर्फ एक छोटे बच्चे थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। इस शुरुआती सदमे ने उनके अंदर एक ऐसी संवेदनशीलता, एक ऐसी सेंसिटिविटी भर दी जिसने उनके पूरे जीवन को व्यक्तिगत संघर्षों से जोड़ दिया। इसी वजह से उनके व्यक्तित्व में हमें इतनी गहराई देखने को मिलती है। और यही बात हमें साहित्य की परीक्षाओं में अक्सर दिखने वाले एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर इस उपन्यास के संदर्भ में आत्मकथा शब्द का असली मतलब क्या है? देखिए, आत्मकथा का सीधा सा अर्थ है स्वयं की कथा या अपनी कहानी। हालांकि द्विवेदी जी ने इसे एक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में लिखा है, पर उन्होंने इसे बाणभट्ट की अपनी आवाज में पेश किया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस शैली का इस्तेमाल करके द्विवेदी जी ने इस पूरी कहानी को एक बेहद आत्मीय, अंतरंग और निजी स्वर दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे बाणभट्ट खुद हमारे सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रहे हों। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे मॉड्यूल की तरफ, जहां हम उस दौर के ऐतिहासिक युग, विशेषकर राजा हर्षवर्धन के काल को समझेंगे। बाणभट्ट को सही मायने में समझने के लिए हमें उनके आसपास की दुनिया को देखना होगा। ये कहानी प्राचीन भारतीय समाज से शुरू होकर सीधे कन्नौज की राजधानी तक पहुंचती है, जहां महान सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। ये युग कितना समृद्ध था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव भी शामिल था, जिसका जिक्र इस उपन्यास में काफी स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर एग्जाम में इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर सवाल आए तो याद रखिएगा, हर्ष को किसी क्रूर राजा की तरह नहीं बल्कि एक बेहद उदार और सहृदय शासक के रूप में दिखाया गया है। वे कन्नौज से राज करते थे, बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे और सबसे बड़ी बात, वे अपनी प्रजा से एक सच्चा और मानवीय जुड़ाव रखते थे। बाद में चलकर बाणभट्ट इन्हीं राजा हर्षवर्धन के आश्रित और दरबारी कवि बन गए थे। अब आखिर में हमारे चौथे मॉड्यूल पर आते हैं, जहां हम इन सभी बातों को मिलाकर इस रचना के साहित्यिक विषय और इसके महत्व को समझेंगे। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि बाणभट्ट की आत्मकथा आखिर एक ऐतिहासिक उपन्यास क्यों है? क्योंकि ये असली ऐतिहासिक तथ्यों और लेखक की बेहतरीन साहित्यिक कल्पना का एक बहुत ही सुंदर मिक्स है। ये ना तो पूरी तरह से हिस्ट्री बुक है और ना ही पूरी तरह से फिक्शन। इन दोनों का यही अद्भुत तालमेल इस उपन्यास को इतना जीवंत बनाता है। इन साहित्यिक बारीकियों का विश्लेषण करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भाषा बिल्कुल सरल है, पर साथ ही उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा भी है। रसों की बात करें तो इसमें मिश्रित रस हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका असली झुकाव करुण रस यानी एक तरह की पीड़ा और करुणा की तरफ ज्यादा है। इसके अलावा समाज के चित्रण में प्राचीन भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता दिखती है और हाँ, इसमें नारी का चित्रण बेहद प्रभावशाली और सशक्त तरीके से किया गया है।
सच कहा जाए तो ये किताब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता को दिखाना, प्रकृति का अत्यंत सुंदर वर्णन करना और सबसे बढ़कर पढ़ने वालों के अंदर एक गहरी ऐतिहासिक चेतना जगाना है। साहित्य और इतिहास को इस तरह से एक साथ पिरो देना सच में एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। इस समीक्षा सत्र को समेटते हुए बस इस मुख्य विचार पर गौर कीजिए। उपन्यास का असली मकसद इतिहास और संस्कृति का सुंदर चित्रण करना है, जो पढ़ने वाले के मन में एक गहरी ऐतिहासिक चेतना छोड़ जाता है। जरा सोचिए, कितनी दिलचस्प बात है ना कि द्विवेदी जी ने एक अकेले घुमक्कड़ कवि के माध्यम से पूरी प्राचीन सभ्यता की जटिल आत्मा को इस किताब में कैद कर लिया। क्या ये बात इस पर सोचने पर मजबूर नहीं करती कि आज के साहित्य में अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ना कितना जरूरी है? आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस सत्र में जुड़ने के लिए शुक्रिया।